हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों का नेतृत्व किया था, जिन्होंने सिखों को रिप्रेजेंट किया था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर के बारे में बात किया जाए तो ये 1708 से 1716 तक इसने सिखों का नेतृत्व किया। तो आज जो हमारा डिस्कशन है बंदा बहादुर के बारे में। 1708 से 1716 तक इसने सिखों को रिप्रेजेंट किया। बंदा बहादुर के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो हम इसके बहुत बेसिक से बेसिक चीज डिस्कस करते हैं ताकि स्टोरी फॉर्म में इसे अच्छे से कन्वर्ट कर सके। तो बंदा बहादुर के बारे में अगर बात किया तो ये कहां का रहने वाला था? ये रहने वाला था जम्मू का, यानी ये जम्मू का रहने वाला था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव, यानी इसके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। इसे बाद में माधव दास के नाम से भी जाने जाने लग गया। चूंकि इसने वैराग ग्रहण कर लिया था इसलिए इसे माधव दास वैरागी भी कहा जाने लग गया, यानी इसे माधव दास के नाम से जाने लग गया। चूंकि इसने वैराग ग्रहण किया इसलिए इसे माधव दास वैरागी भी कहा जाता था, यानी माधव दास भी नाम था और माधव दास वैरागी भी नाम था। अब ये गुरु गोविंद सिंह से मिला कहां था? ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह से मिला था आंध्र प्रदेश के, यानी आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर। आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर ये गुरु गोविंद सिंह से इसकी मुलाकात हुई। अरे गुरु से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। यानी ये गुरु से मिला और गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को कहा गुरु का बंदा, तब से इसका नाम पड़ गया बंदा बहादुर। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने इसे नाम दिया था, यानी गुरु गोविंद सिंह ने इसे क्या नाम दिया था? गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। गुरु बख्श सिंह नाम दिया था, यानी गुरु गोविंद सिंह ने इसे गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। बंदा बहादुर ये जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इसे माधव दास के नाम से भी जाना जाता था। चूंकि वैराग ग्रहण करने के कारण से माधव दास वैरागी भी कहा जाता था। ये आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह से मिला और गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसे गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। अब ये सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। अब सिखों का पहला राजनीतिक नेता किस प्रकार? क्योंकि इससे पहले जो सिखों के थे वो धार्मिक गुरु थे। सिखों के 10 गुरु थे, जिसके बारे में हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, दूसरे वीडियोस में। तो जो सिखों के 10 गुरु थे उनके बारे में कि वो कौन थे? धार्मिक गुरु थे। लेकिन चूंकि गुरु गोविंद सिंह जब खत्म हो गए थे और उनकी मृत्यु से पहले उनके जो 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, जो 4 बेटे थे वो भी युद्ध में मारे गए थे। जो मुगल सेना और पहाड़ी सेनाओं के साथ युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह का, उस युद्ध में मारे गए थे उनके 4 बेटे। तो अब 4 बेटे जब मारे गए तो गुरु गोविंद सिंह अपने मरने से पहले उन्होंने बोला कि अब से गुरु गद्दी समाप्त हो जाती है, यानी अब से कोई जीवित गुरु नहीं रहेगा और गुरुवाणी को ही गुरु के शब्द कहा जाएगा। और गुरु को मानने वाले 5 लोग जहां इकट्ठे हो जाएंगे, जहां 5 गुरु के 5 अनुयायी रहेंगे, वहीं पे गुरु उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अब सिखों का कोई धार्मिक नेता नहीं था। अब लेकिन सिखों को नेतृत्व की तो जरूरत थी कि सिखों को कोई रिप्रेजेंट करे। तो अब से सिखों का राजनीतिक नेता हो गया। तो सिखों का जो पहला राजनेता था वो था बंदा बहादुर और इसने सिख राज्य की स्थापना की, यानी सिखों का पहला राजनीतिक नेता था और इसने सिख राज्य की स्थापना की। अब सिख लोगों पर, यानी जो सिख लोगों पर जिन जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, क्योंकि सिखों पर अत्याचार भी किया था, जैसे गुरुओं पर अत्याचार किया था मुगलों ने कि भाई उन लोगों को फांसी दे दी गई, या कि फिर किसी अलग टाइप से अत्याचार किए जा रहे, या कि सिखों पर अत्याचार किए जा रहे, या कि सरहिंद के सूबेदार ने किया था, या कि कुछ राजपूतों ने किया था। तो जिन जिन लोगों ने किया था सिखों पर अत्याचार, तो उन लोगों को
यानी उनसे बंदा बहादुर ने बदला लेना शुरू किया और इसकी शुरुआत उसने सबसे पहले की सरहिंद से। और इसके अलावा उसने जो इसकी शुरुआत इसने की थी सोनीपत से। और जो सरहिंद के सूबेदार थे, सरहिंद के सूबेदार उस टाइम पे वजीर खां थे, वजीर खां को उसने पराजित कर उसे मार डाला और सरहिंद के यानी 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। और वहां पे जो मुगल अधिकारी थे उन्हें हटाकर वहां पे सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। तो देखा जाए तो इसने क्या किया, सरहिंद के सूबेदार थे वजीर खां। वजीर खां जो गुरु गोविंद सिंह के साथ जब मृत्यु हुई, जब गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध चल रहा था तब वजीर खां ने अपनी सेना भेजी थी। तो वजीर खां से उसने सबसे पहले युद्ध किया, इसने बंदा बहादुर ने। तो सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को पराजित कर उसे मार डाला और सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। और वहां पर जो मुगल अधिकारी थे, मुगल अधिकारी को हटाकर वहां पे सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार से सरहिंद हो गए। इसके अलावा बंदा बहादुर ने कुछ सिक्के भी जारी करवाए, गुरु नानक जी के और गुरु गोविंद सिंह के नाम के उसने सिक्के जारी करवाए। इसके अलावा बंदा बहादुर ने सिख राज्य की मुहर बनवाई। लेकिन 1716 में 1716 में गुरदासपुर के समीप युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में यानी जो गुरदासपुर के समीप युद्ध चल रहा था उसमें बंदा बहादुर को घेर लिया गया और 8 महीने तक घेरा डाला रह गया। और 8 महीने के घेरे के बाद बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसे दिल्ली लेके आए गए और उसे वहां पर फांसी दे दी गई। यानी 1716 में 1716 में गुरदासपुर के समीप 1716 में गुरदासपुर के समीप युद्ध चल रहा था जिसमें बंदा बहादुर को घेर लिया गया और 8 महीने के घेरे के बाद बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण किया और उसे दिल्ली लाया गया और फर्रुख सियर के शासनकाल में उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद सिख क्या हो गए, नेतृत्वहीन हो गए, यानी सिखों का अब कोई नेता नहीं रह गया। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में 2 अलग अलग यानी प्रथाएं शुरू हुई। 2 अलग प्रथा कौन सी थी? एक थी सरबत खालसा और दूसरी थी गुरुमत्ता। ये दो प्रथा आरंभ हुई। अब ये 2 प्रथाओं के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बताते हैं कि जो सिख थे वर्ष में 2 बार ये पूरे के पूरे सिख इकट्ठे होते थे, ये मिलते थे, यानी एक साल में 2 बार इकट्ठा होते थे। एक तो दिवाली के दिन और दूसरा वैसाखी के दिन, यानी दिवाली और वैसाखी के दिन ये सारे सिख इकट्ठे होते थे। तो जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया थी उसे बोलते थे सरबत खालसा, यानी जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया थी उसे बोलते थे सरबत खालसा। और अब इकट्ठा होकर निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे, तो उसे बोलते थे गुरुमत्ता, यानी जो निर्णय लेते थे, जो डिसीजन लेते थे उसको बोलते थे गुरुमत्ता। इसके बाद सिख क्या छोटे छोटे अलग अलग दल के रूप में इकट्ठा होने लग गए। लेकिन 1748 में 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में ये सभी सिख दल इकट्ठा होकर इन्होंने दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए, यानी सभी सिख दल मिलकर इन्होंने दल खालसा बनाया। यानी 1748 में 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए, यानी दल खालसा नाम का एक अलग संगठन बनाया जिसमें सभी सिख दल रहेंगे साथ में। अब 1753 में 1753 में दल खालसा ने राखी प्रथा आरंभ की। अब राखी प्रथा क्या है? राखी प्रथा वो रक्षाबंधन वाली राखी नहीं है। ये राखी प्रथा में क्या था? राखी प्रथा के अंतर्गत
यानी प्रत्येक गांव से उनकी उपज का 1/5 भाग लिया जाएगा। यानी जो गांव रहेंगे उनकी जितनी पैदावार रहेगी, जितना उन्होंने साल भर के अंदर प्रोड्यूस किया है, जो भी उनकी फसल है, उसका 1/5 भाग किसको दे देंगे? वो सिख राज्यों को दे देंगे, यानी जो सिख राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव उनको दे देंगे। यानी प्रत्येक गांव की उपज का 1/5 भाग दे देंगे। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा भार भी देना था, यानी सिक्योरिटी टैक्स भी देना था। सुरक्षा भार भी देना था। तो इन सब के अंतर्गत सिख क्या हुए? इकोनॉमिकली रूप से स्टेबलाइज हुए, यानी आर्थिक रूप से अब वो ठीक ठाक हुए, यानी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक हो गई। ये राखी प्रथा स्टार्ट करने के बाद जो 1753 में हुई थी। इसके अलावा 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठे हार गए थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठे क्या हो गए थे? शक्तिहीन हो गए थे। और मुगल क्या हो गए? उस टाइम पे मुगल क्या थे? मुगल कमजोर थे। यानी 1761 में 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद मराठे शक्तिहीन हो गए थे। और मुगल साम्राज्य भी कमजोर था, मुगल भी कमजोर थे। तो उस टाइम के बाद, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास का आरंभ होता है। यानी सिखों के इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारी चूंकि अफगान आक्रमणकारी उसके बाद से उन्होंने देश पर आक्रमण करना शुरू किया, तो अफगान आक्रमणकारियों का सिखों ने डटकर सामना किया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास का आरंभ होता है। यानी इस अवधि में उन्होंने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। अब 1764 में, यानी 1764 में ये सभी दल कहां पे इकट्ठे हुए? ये सभी दल इकट्ठे हुए अमृतसर में, अमृतसर में इकट्ठा हुए। और देग, तेग और फतेह, ये जो 3 दुर्ग थे, यहां पर इन्होंने चांदी युक्त सिक्के जारी किए। चांदी युक्त सिक्के जारी करने का मतलब था कि सिक्के वही जारी करता है जिसकी खुद की पावर होती है, यानी जो अपने आप को संप्रभु, जो अपने आप को सॉवरेन स्टेट मानता है, कि अब उसका किसी भी दूसरे विदेशी राज्य के ऊपर हस्तक्षेप नहीं है, यानी इंटरफेयर, कोई दूसरी शक्ति उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो यहां पर जो सिक्के जारी करने का मतलब था कि सिख संप्रदाय ने अपनी संप्रभुता की पहली उद्घोषणा की, यानी पहली बार उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब हम यहां से सॉवरेन हैं, हमारे ऊपर अब किसी भी दूसरे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा 1763 से 1773 के बीच अनेक छोटे छोटे सिख राज्य इकट्ठे हुए, और ये सिख राज्यों को मिसल कहलाते थे, यानी इनको राज्य ना कह के इनको मिसल कहा जाता था। और उस टाइम पे 12 मिसल जो थे इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे 12 मिसलें इंपॉर्टेंट थे, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मिसल्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो 12 मिसल तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इनमें जो 2 मिसल थी सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो भंगी मिसल और दूसरी थी सुकेर चकिया मिसल, यानी भंगी मिसल और सुकेर चकिया मिसल जिसके प्रमुख थे रणजीत सिंह, जिन्हें महाराजा की उपाधि दी गई थी, रणजीत सिंह। और अगर इसके अलावा थी अहलूवालिया भी थी, अहलूवालियस, और भी बहुत सारी अलग अलग थी, जैसे नक्कई मिसल थी। और रामगढ़िया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा बंदा बहादुर के बारे में डिस्कशन कर लिया।
तो ये जो टॉपिक अब हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।